गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। प्रेप योद्धा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं देवेश यादव। पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए एक्चुअली हम लोग को हमारी पूरी टीम ने जो बैच डिस्कस के लिए ओल्ड क्वेश्चंस के लिए स्टार्ट किया था, उसके आज थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और एक एक क्वेश्चंस को, ये एक्चुअली लेटेस्ट ईयर के सारे क्वेश्चन, और एक एक क्वेश्चन को ढंग से आप लोगों को एक रजिस्टर लेकर बैठना चाहिए, नोट करना चाहिए। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जीएस पार्ट के, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये प्रीवियस के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी में से मिलेंगे। और इससे एक चीज की आपकी समझ डेवलप होगी कि लेटेस्ट ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आने वाले टाइम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सहयोग विकास संगठन के अनुसार किस निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मानने के लिए कितना प्रतिशत तय किया गया है? एक्चुअली ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो उस टाइम ये 35% के करीब में था, और आज की डेट में एक्चुअली इसकी परसेंटेज 48% के समथिंग में है। नोट कर लीजिए, थोड़ा एक्चुअली एक्यूरेट नहीं है, ये अप्रॉक्स है। क्वेश्चन नंबर 2, 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए बोलता है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी हेनरी डेरोजियो, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी जोनाथन डंकन। तो इसमें एक्चुअली जो प्रथम विधि आयोग 1934 में था, इसकी अध्यक्ष 1834 में बना था, इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। लॉर्ड मैकाले ने की थी, और लॉर्ड मैकाले को भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। एक्चुअली लॉर्ड मैकाले आपको ये भी पूछ सकता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कौन है। तो लॉर्ड मैकाले, और ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता 1834 में किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, आईजीटीवी का फुल फॉर्म क्या है इंस्टाग्राम के द्वारा? तो ये एक्चुअली उस टाइम का करंट अफेयर था, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टाग्राम टेलीविजन है इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन ने पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? ये बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पॉलिटी में कई बार पूछा जा चुका है, चाहे आप एसआई का एग्जाम दें, चाहे यूपी पीसीएस दें, चाहे लोअर पीसीएस दें, ये मैक्सिमम टाइम आपसे पूछा जाता है, इससे रिलेटेड पूछ लेगा। तो ऑप्शन ए बोलता है कि 78वां संविधान संशोधन किया गया था। ऑप्शन बी 102वां संवैधानिक संशोधन किया गया था। ऑप्शन सी 85वां संवैधानिक संशोधन किया गया था। ऑप्शन डी 100वां संविधान संशोधन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 102वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। तो ये कब हुआ था? 2018 में किया गया था, और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो ये बच्चों याद रहेगा। कब ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि 102वां संविधान संशोधन कब किया? आपको 2018 देगा, 2019 देगा, कभी 2020 दे देगा, बट नहीं, आपको 2018 से मतलब है। कभी कभार ये भी पूछ लेगा कि उस टाइम प्रधानमंत्री, तो सभी को भी याद रहेगा, लेकिन 102वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? नंबर ऑप्शन ए सर
होमार फजी, फिरोज शाह मोदी। ऑप्शन बी श्री कन्हैयालाल मानेक लाल मुंशी। ऑप्शन सी श्री बरहा वेंकट गिरी। ऑप्शन डी बी डॉक्टर बी रामकृष्ण राव। तो एक्चुअली ये कह रहा है जब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर यूपी किया गया था। पहला आपके लिए होमवर्क है कि इसका नाम यूपी कब किया गया। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब किया गया, फर्स्ट। और इसका आंसर ए सर होमार फजी, फिरोज शाह मोदी। और पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू पहली महिला उत्तर प्रदेश की श्रीमती सरोजनी नायडू। और आज कौन है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल? श्रीमती आनंदी बेन पटेल। दी बेन पटेल। ये कहां से बिलोंग करती हैं? गुजरात की सीएम रही हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना और अच्छे से नोट कर लीजिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 268 से 293। ऑप्शन बी आर्टिकल 256 से 263। आर्टिकल नहीं, ऑप्शन सी आर्टिकल 300 से 310। ऑप्शन डी आर्टिकल 245 से 255। तो कौन सा आंसर होगा? आंसर डी। एक्चुअली जो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध हैं वो कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? 245 से 255। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये यूपीपीएसआई के एग्जाम में कम से कम 3 टाइम्स पूछा जा चुका है। 3 टाइम्स ध्यान रखना। तो इस बार भी एग्जाम में पूछा जा सकने के चांसेस ज्यादा है इसके। और वैसे भी देश में केंद्र और राज्यों के संबंध को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है, कोर्ट में भी मसला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? पहले तो मुझे बच्चों आप ये बताइए, चलो मैं ही बताता हूं आपको कि कितनी सूची है। एक राज्य सूची, ध्यान रखिए, एक केंद्र सूची और समवर्ती सूची। अब मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं। राज्य सूची के अंदर जो सब विषय हैं वो 61 विषय ऐसे हैं जिन पर केवल राज्य कानून बना सकता है। केंद्र राज्य सूची में 97 है जिन पर केंद्र सरकार सूची कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में 52 हैं। 52 विषय हैं, नोट करना, ध्यान रखना। तो एक्चुअली इसमें से देखो, जनगणना केंद्र सरकार का काम है, बीमा इंश्योरेंस केंद्र सरकार का है, अंतरराज्य ये दोनों का है, और पुलिस है, एक्चुअली पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है। पुलिस किस सूची का विषय कई बार पूछा जाता है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि एजुकेशन किस सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 8। मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय क्या था? ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन इस बार जो पूछा जाता है, पहले मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, पहले आप ये बच्चों बताइए। मानवाधिकार जो दिवस है 10 दिसंबर को मनाया जाता है भारत में, ध्यान रखना। और इस बार की जो थीम थी, इससे तो कोई मतलब नहीं है, उस टाइम का करंट था ये, लेकिन आज की जो थीम थी, अवर राइट, यानी कि हमारा हमारे अधिकार, हमारा भविष्य और अभी, यानी आवर राइट, आवर फ्यूचर
और राइट नाउ। ये ध्यान रखना, ये थीम इस बार पूछी जा सकती है। मानवाधिकार दिवस कब 10 दिसंबर को मनाया जाता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की? अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लो कि इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री से कवर के लिए। इस चीज को ध्यान रखना, हिस्ट्री के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बोलता है लॉर्ड विलिंगडन। ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन। ऑप्शन डी विस्काउंट बावेल। तो ऑप्शन सी पर हम लोग जाएंगे, लॉर्ड इरविन ने। आप लॉर्ड इरविन, ये कब थे? ये एक्चुअली जो गोलमेज सम्मेलन, भारत में जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, गोलमेज सम्मेलन, उस टाइम आपसे पूछा जाए कि कौन भारत का गवर्नर जनरल था, तो क्या करेंगे? लॉर्ड इरविन। गांधी इरविन समझौता, महात्मा गांधी 1931 में, 1931 में, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन जो समझौता हुआ था, जिस 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 समझौते को लेकर सरोजनी नायडू ने एक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था जब इन दोनों के, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ, तो उन्होंने दोनों लोगों को आधुनिक भारत का संत कहा था। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। यह भी पूछा जाता है कि किसने इनको संतों की संज्ञा दी थी। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी को किसने संतों की संज्ञा दी थी? तो आंसर क्या होगा? सरोजनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला प्रथम राज्यपाल रही और उन्हें कोकिला के नाम से भी जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है? कल ही मैंने आपसे ये डिस्कस किया था। उस दिन जब आपका सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको लोक सेवा आयोग के बताया था। कौन निर्धारित करता है? कुछ सोचना नहीं है, ऑप्शन डी पर सीधे आओ, भारत का राष्ट्रपति। अब आप भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूपीएससी के मेंबर, जितने भी मेंबर हैं, उनके जो चेयरमैन हैं, उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। और स्टेट का कौन करेगा? उस स्टेट का राज्यपाल। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं करना है। संसद से कोई वास्ता नहीं है, जैसे ऑप्शन ए बोल रहा है, ऑप्शन बी बोल रहा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कोई वास्ता नहीं। प्रधानमंत्री नहीं, बिल्कुल याद रखना, सीधे क्लिक करना है। भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूपीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर्स की सेवा की जो शर्तें हैं, उनका निर्धारण किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। रेरा का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, रेरा शब्द का पूर्ण रूप है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी, एक्चुअली जो बड़े बड़े शहरों में जो रियल एस्टेट है, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके नियम बनाने के लिए, जैसे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम, जैसे आपने सपोज करो कि आपने नोएडा में कोई फ्लैट खरीदा और बिल्डर ने आपके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो आप क्या करोगे? कहां जाएंगे अपनी प्रॉब्लम को लेकर? कहां जाएंगे बताइए? तो आपके लिए एक अथॉरिटी बनाई है रेरा, इसको कहा जाता है रेरा। इसका फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी। तो ये एक्चुअली आप जो अपनी कंप्लेंट करेंगे तो कहां करेंगे? रेरा में करेंगे। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है।
ऑप्शन, इसके ऑप्शन देखते हैं एक बार क्या दिखाता है कि ऑप्शन ए रियल एस्टेट अथॉरिटी नहीं, ऑप्शन बी रियल एस्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी से कोई वास्ता नहीं है, ऑप्शन सी रियल एस्टेट रिव्यू अथॉरिटी नहीं, रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी है ये, इस चीज का ध्यान रखना, रेरा रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। एक्चुअली जब भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो जवाब किससे मांगा जाएगा? रेगुलेटिंग अथॉरिटी से। नेक्स्ट, नीति आयोग, क्वेश्चन नंबर 12 है, नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ? यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके आईएएस में पूछा गया, यूपीपीसीएस, जितने भी स्टेट एग्जाम हुए हैं ना लोअर पीसीएस से लेकर, सब में ये पूछा जाता है, मैक्सिमम पूछा गया है। तो याद रखना 2015 1 जनवरी को 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ऐसे इसने पूछा है, आईएएस में पूछा गया था कि योजना आयोग का नाम किस तारीख को बदलकर नीति आयोग किया गया। ये उसी वर्ष जो आईएएस का पेपर हुआ था 2015 में, उसमें ध्यान रखना। उसके बाद पीसीएस में पूछा, यूपीएसआई में पूछा, इससे पहले लोअर पीसीएस में पूछा, तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेट भी याद रखना है 1 जनवरी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? बताइए। 3 बार ऑप्शन ए बोलता है, ऑप्शन बी 5 टाइम्स, ऑप्शन सी 1 टाइम, ऑप्शन डी 8 टाइम्स। देखो, भारतीय संविधान की उद्देशिका, उद्देशिका का मतलब प्रस्तावना। आप किसी भी संविधान के ऑफिस में जाए, कभी संविधान की बुक लीजिए, उसमें लिखा होता है वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। प्रस्तावना किसने लिखी थी देश की? जवाहरलाल नेहरू। किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू। और उसमें उस टाइम यह लिखा गया था कि संविधान की प्रस्तावना में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। बट केशवानंद भारती, केशवानंद भारती याद रखना, केशवानंद भारती विवाद में सुप्रीम कोर्ट जो 1973 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना में बदलाव किया जा सकता है। तब केशवानंद भारती केस में संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया। उस टाइम तो एक ही बार अब तक हुआ है, याद रखना, एक ही बार परिवर्तन हुआ है केवल। तो कब हुआ था? 1973 में। किस केस में? केशवानंद भारती विवाद में। तो ऑप्शन सी 1 टाइम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, डैश की स्थापना 2014 में, ये करंट अफेयर है, इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस टाइम छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, एक अल्गोरिथम के दृश्य निरूपण को कहा जाता है? फ्लो चार्ट। लूप नहीं कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं इसको। ऑप्शन सी बोलता है इसमें एरे नहीं बोलते हैं, ऑप्शन डी बोलता है ब्लॉक डायग्राम नहीं, ऑप्शन बी फ्लो चार्ट कहा जाता है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इंपॉर्टेंट नोट करा रहा हूं उसको इंपॉर्टेंट लिख लेना। जैसे मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर केशवानंद भारती केस वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तो आपके साथ पूरा केशवानंद भारती विवाद डिस्कस किया जाएगा। और इसी में कंप्यूटर से क्वेश्चन है ये फ्लो चार्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, दिमाग से पढ़ो, दिमाग और एक एक चीज को नोट करो जो आपको समझ में ना आए। और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 में पेश करने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी पूछा जा सकता है। उस टाइम जब विधेयक ये पास किया गया था 2020 में पेश, तो उसको केंद्र जो एक्चुअली जिसपे कृषि किसानों का जो आंदोलन हुआ था, जिसको फिर सरकार ने वापस लिया था, तो उसको पेश किसने किया था? नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसने? नरेंद्र सिंह तोमर। ये मध्य प्रदेश के कृषि थे, सांसद रहे उस टाइम, एमपी के थे ये, और सांसद थे।
इस टाइम और देश में कृषि मंत्री थे उस 2020 में, और वर्तमान समय में कृषि मंत्री शिवराज सिंह हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान। ये कहां के हैं? ये भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं इससे पहले। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है? पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है रतौंध। पहले तो ये बता दो रतौंधी रोग होता क्या है, और फिर पूर्ण दृष्टिहीनता तो आप जानते ही होंगे। तो विटामिन ए की, और विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए क्या यूज करना चाहिए? दूध, गाजर, हरी सब्जियां, मछली का तेल, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। ठीक है। विटामिन डी कहां से मिलता है बच्चों बताइए? विटामिन डी मिलता है सूर्य की किरणों से। अब विटामिन ई का कमेंट करके बताइए। विटामिन सी खट्टे फलों से, संतरे से, अनानास से विटामिन सी मिलता है, नींबू से। ध्यान रखना। आंवले में कौन सा विटामिन होता है कमेंट करके बताइए। और आंवला उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? इसका आंसर में ये कई बार पूछा गया है। आंवला यूपी के प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है को नायलॉन द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो बच्चों जो गांव के बच्चे होंगे ना उनको तो पता होगा कि गांव में जो रस्सी बनती है ना, देखिए सुनहरे कलर वाली, वो एक्चुअली जूट की होती है, कपास की नहीं होती, न कृत्रिम रेशम की होती, न अरंडी की होती है, जूट की होती है। और जूट भारत में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक, तो पश्चिम बंगाल में पाया, जैसे वो गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। तो ये चीज याद रखना, भारत में जो जूट का सबसे बड़ा उत्पादन जो होता है ना वो पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में इसकी खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया था? 1956 ऑप्शन ए बोलता है, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी बोलता है 1966, ऑप्शन डी 1986, ऑप्शन बी 1976। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। इसी को कौन सा मिनी संविधान भी बोलते हैं? कौन सा? मिनी संविधान भी बोला जाता है। एक्चुअली उसमें इतने संविधान संशोधन हुए थे, ठीक है, तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को, मौलिक अधिकार की बात नहीं कर रहा है, मौलिक कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया था। किस कमेटी की सिफारिश में जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया था। याद रहेगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की इस सिफारिश पर जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 20, यूनियन फाइबर फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा घटित हुई थी। एक्चुअली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो इसमें नॉर्मल पूछा गया है, लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको आंसर। एक्चुअली इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पहली बात तो गैस कौन सी निकली थी इसमें से? ठीक है, देश का पीएम, पहले तो गैस कौन सी निकली थी? दूसरा, पीएम कौन थे देश के उस टाइम? तीसरा, घटना कब हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक चीज डिस्कस करता हूं। एक्चुअली ये घटना भोपाल में हुई थी। आधी रात के टाइम पे सारे लोग सो रहे थे, एक फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसीव हुआ था।
ठीक है, उस टाइम। और ये 1984 की घटना है। देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी। और गैस कौन सी निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। 5 लाख लोगों की डेथ हुई थी इसमें। और इस केस ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। इंपॉर्टेंट इससे ये पूछा, मैक्सिमम टाइम देखो, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया आज तक। यूपीएससी से लेकर आप कांस्टेबल तक के एग्जाम में चले जाइए, सब में ये क्वेश्चन पूछा गया। कभी पूछता है कि गैस कौन सी, तो याद रखना मिथाइल आइसोसाइनाइड। प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। कब घटना हुई? 1984 में। और कहां हुई? भोपाल में हुई। इसके अलावा आपको इसमें कुछ याद नहीं करना, इतना ही पढ़ना है। आज बच्चों 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। आपसे एक्चुअली एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपनी कोई भी कमेंट प्रॉब्लम्स हो उसको भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।